सो हेलो गाइस, ये हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ये एक वन शॉट काइंड ऑफ होगा जिसमें हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस होंगे हमारे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन ऑफ सी प्रोग्राम। और ये हमेशा लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं थ्योरी क्वेश्चंस, तो इनमें आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। सो व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन ईच ऑफ component of it. First of all, draw block diagram of digital computer is very important. ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले, अ डिजिटल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्किंग ऑन जीरोज एंड वंस। ये तो हम लोग को पता ही है कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो जीरोज एंड वंस पे वर्क करता है। और इसको किसने बनाया था? चार्ल्स बैबेज ने, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। तो ये हम लोग को याद रखना है। बाकी मतलब ये एक लाइन की डेफिनेशन हो गई डिजिटल कंप्यूटर की। अब उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? इनपुट यूनिट होता है, जैसे कि कुछ इनपुट लेने के लिए काम आता है। आउटपुट यूनिट जो आउटपुट देते हैं, जैसे मॉनिटर वगैरह में। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? जैसे जहाँ पे हम लोग जो डेटा इनपुट दे रहे हैं उसको कहीं स्टोर भी तो करना है। देन प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे मेन यूनिट जो कई ब्रेन होता है एक तरीके से। तो ये सीयू एंड एएलयू, इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो जो प्रोसेस करता है, जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस करता है, वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये आपके यूनिवर्सिटी में आता ही आता है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम लोग डेटा देते हैं इनपुट यूनिट को। अब ये इनपुट यूनिट क्या करता है? ये स्टोरेज यूनिट को देता है। पहले वो स्टोरेज में जाता है, देन स्टोरेज से क्या होता है? ये तो आपका सीयू और एएलयू, मतलब ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, ये प्रोसेसिंग यूनिट को देता है। मतलब कि सबसे पहले आपका डेटा आया और उसके बाद आपने इनपुट यूनिट को दिया, इनपुट यूनिट ले लिया, उसके बाद उसको स्टोरेज यूनिट को दिया। अब स्टोरेज यूनिट जो है, इसने आपका जो डेटा है वो दिया सीयू और एएलयू, मतलब कि ये जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है उनको, कि अब भाई डेटा मिल गया मुझे, अब उसको प्रोसेस करूंगा। और देन इसके बाद हम लोग चलेंगे आउटपुट यूनिट पे, देन रिजल्ट। तो कैसे चल रहा है? डेटा इनपुट लिया हम लोग ने इनपुट डिवाइस से, देन यहाँ पे हम लोग स्टोरेज यूनिट दिया, देन इसको प्रोसेस करा हम लोग ने प्रोसेसिंग यूनिट से, देन इसके बाद आउटपुट। ये हमारा रहा ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। ये आप लोग जरूर बना के आए, इससे आपसे बहुत सही रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की। तो इनपुट यूनिट क्या होता है? इनके कुछ फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं। इट एक्सेप्ट्स और रीड्स द डेटा इन प्रोग्राम, मतलब क्या करता है कि इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। यूजर देगा इनपुट यूनिट से तो इनपुट ले लेगा, सिंपल। इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म, मतलब क्या करता है? ये कन्वर्ट कर देता है इनको कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। जैसे कंप्यूटर जीरोज एंड वंस को समझता है, तो आपने तो मान लीजिए टेक्स्ट दिया, बट वो उसको कन्वर्ट कर लेगा बाइनरी में, और वो उसको कंप्यूटर को दे देगा। ये हमारा इनपुट यूनिट का काम है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अभी हमने देखा कि हम लोग इनपुट यूनिट किसको दे देते हैं? स्टोरेज को। तो उसमें क्या करता है? वो अपना प्रोसेस के बाद करता है। तो ये हम लोग का इनपुट यूनिट के फंक्शंस हो गए। तो अब कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो जरूर लिखने चाहिए हम लोग को कि इनपुट यूनिट होती कौन कौन सी हैं। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा एक्सेट्रा। अब चलते हैं सेकंड पे, आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। इट एक्सेप्ट्स द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर व्हिच आर कोडेड इन बाइनरी फॉर्म। अब आउटपुट यूनिट क्या करता है कि जो हम लोग को प्रोसेस करके डेटा मिलता है, जो आउटपुट मिलता है, जो हम लोग का आउटपुट मिलता है, वो हम लोग को आउटपुट दिखाता है। जैसे कि मॉनिटर पे हम लोग, जैसे आपने कोई भी कैलकुलेशन डाली और वो मॉनिटर पे आ गई, तो वो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया, क्योंकि वो जो प्रोसेस्ड डेटा है उसको आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। तो वही इसमें फंक्शन लिखा है कि इट्स एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इनकोडेड बाइनरी फॉर्म, मतलब कि जो बाइनरी फॉर्म में डेटा आया। अब जैसे इसमें आप एक चीज समझ सकते हैं कि जब आपने डेटा इनपुट करा तो उसको जीरो वन में कन्वर्ट करा गया, और जब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करा तो वो आपको देगा अपने रेगुलर फॉर्म में। तो ये आपको फिर से कन्वर्ट करके देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कन्वर्ट कर देता है बाइनरी फॉर्म को। इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म, मैंने बता दिया आपको। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। इतनी खास लाइन नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एक्सेट्रा। अब मेन आता है स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या करता है? स्टोर द डेटा इन प्रोग्राम, लाइक जो भी डेटा होता है उसको स्टोर करता है। इट होल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, मतलब जो प्रोसेसिंग होती है उसके बीच में जो इंटरमीडिएट रिजल्ट बनता है, जो बीच का रिजल्ट बनता है, उसको स्टोर करके रखता है। इट स्टोर्स द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर पास ऑन टू द आउटपुट यूनिट। ये जब तक मतलब मान लीजिए आपको आउटपुट नहीं दिया जाता, तब तक ये आपका स्टोरेज यूनिट होल्ड करके रखता है आपके आउटपुट को। तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे रैम, रोम, आपको पता ही है, आपके फ़ोन में भी होती है, आपके टैबलेट में भी होती है, आपके लैपटॉप पे भी होती है। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि ब्रेन होता है, इसका पूरा लाइक मेन प्रोसेसिंग इसी सेक्शन में होती है। ऐसे मैंने बताया था आपको, सीयू और एएलयू होता है। द मेजर सेक्शन ऑफ अ सीपीयू आर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, एएलयू, और कंट्रोल यूनिट। अब एएलयू का क्या फंक्शन है? एएलयू परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। आपको याद रखने की टेक्निक बताऊं तो जैसे उसके नाम पे ही लिखा है एएलयू, मतलब कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेशन करता है और लॉजिकल ऑपरेशन करता है, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक। अब कंट्रोल यूनिट कैसे याद रखेंगे?
उसके भी नाम से याद रखना है। द कंट्रोल यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीयू एज इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी। ये करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द अदर यूनिट सच एज एलयू। अब जैसे इसको एक तरीके से मान लीजिए आप सुपरवाइजर, कि वो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है, वो सब पे निगरानी रखता है, लेकिन वो खुद पार्टिसिपेट कम करता है बेसिकली। तो ये हमारा कंट्रोल यूनिट का काम होता है, वो कोऑर्डिनेशन पे हेल्प करता है। लाइक जैसे कि हम लोग का किसी भी उसका ऑर्गेनाइजर होता है इवेंट का, तो वो सब काम मैनेज करके रखता है। तो ये हम लोग का कंट्रोल यूनिट का काम है। ठीक। तो गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट, डिकोड द इंस्ट्रक्शन। ओके, तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म होता है। सो अब लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन मेमोरी हायरार्की विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है, मतलब हायरार्की मतलब किस ऑर्डर में उनका मतलब लाइक प्रेसिडेंसी है। मेमोरी हायरार्की इज अरेंजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरेज प्रेजेंट ऑन अ कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ एक्सेस, स्टोरेज कैपेसिटी एंड कॉस्ट पर बिट। मतलब कि जो उनकी स्पीड ऑफ एक्सेस है, मतलब कितनी जल्दी वो एक्सेस करी जा सकती है, कितनी जल्दी वो यूज़ करी जा सकती हैं, और उनकी कितनी क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी, और उनका क्या प्राइस है, उसके हिसाब से उनको एक हायरार्की दी गई है कि सबसे ऊपर कौन सी, उसके नीचे कौन सी। तो ये हम लोग को देखना है सबसे पहले। एट द वेरी टॉप द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टोरेज सीपीयू रजिस्टर्स। जो सीपीयू रजिस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्टली एक्सेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं काफ़ी, लाइक अगर कम समय में हमें कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है। बट सीपीयू रजिस्टर्स की जो मेमोरी होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है, इसलिए हम लोग उसको प्राइमरी मेमोरी के तरीके ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो CPUs which are the fastest to read and write to. Next is cache memory. Cache memory भी लाइक काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है, फॉलोड बाय कन्वेंशनल रैम मेमोरी, देन फॉलोड बाय डिस्क स्टोरेज विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव्स। मतलब कि सिंपली मेमोरी हायरार्की क्या है कि हम लोगों ने स्पीड ऑफ एक्सेस और स्टोरेज कैपेसिटी और कॉस्ट पर बिट के हिसाब से उसको अरेंज करा है। और ये आपको लिखने के बाद आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायग्राम ही उसकी पूरी हायरार्की शो करता है कि लाइक ट्रायंगल बनाना है आपको, देन आपको उसमें ऐसे लेवल्स बनाने हैं, सीपीयू रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, और ये लेवल्स लिख देना है। अब यहाँ पे लिख देना है कि सबसे पहले मतलब किस कौन एक्सेस होगा, सीपीयू रजिस्टर। मैंने बताया सीपीयू रजिस्टर सबसे पहले फास्ट एक्सेस होता है। तो देखो कि एक्सेस टाइम सबसे कम किस में होगा, सीपीयू रजिस्टर में होगा, क्योंकि जो सबसे फास्ट एक्सेस होगी उसकी एक्सेस टाइम सबसे कम होगा। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो देखो एक्सेस टाइम और कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैंने बताया रजिस्टर की मेमोरी काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे क्या है, मेमोरी भी कम है और टाइम भी कम है एक्सेस का। तो इसी वजह से ये इंक्रीज कर रहा है। और जो कॉस्ट है, वो रजिस्टर बहुत महंगे होते हैं, इस वजह से इंक्रीज होती रहती है कॉस्ट। ये इजी मतलब ये सस्ते होते हैं थोड़े, और ये महंगे होते हैं। तो ये आपको मेमोरी हायरार्की में बनाना बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस वेरियस फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। मतलब कि जो आप है यूजर, वो और हार्डवेयर कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, मतलब कैसे वो अपने आपस में संबंध बना रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी मतलब हेल्प से हम लोग अपना कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर, क्योंकि आप डायरेक्टली हार्डवेयर को कमांड नहीं दे सकते, आपको एक कम्युनिकेटिव मीडियम चाहिए, और वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट डज क्रिटिकल मेंटेनेंस एंड शेड्यूलिंग ऑफ टास्क इन अ सिस्टम। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको क्रिटिकल मेंटेनेंस प्रोवाइड कराता है, एंड जो टास्क होते हैं उनको शेड्यूल करता है सिस्टम में। लाइक कौन सा टास्क पहले होगा, कौन सा टास्क ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, किसको स्टॉप करना है, ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, आपको कुछ फंक्शनैलिटीज भी लिखनी है जैसे इसमें लिखा गया था। तो मेमोरी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी मैनेज करता है कि भाई कौन सी मेमोरी किसको देनी है, कैसे उसको कितने टाइम तक के लिए देनी है, कौन मतलब लाइक रजिस्टर देनी है कि रैम पे देनी है, ये सब चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। लाइक मेमोरी मैनेजमेंट में एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द रनिंग प्रोग्राम्स, रिमूव द प्रोग्राम्स फ्रॉम मेमोरी व्हेन इट कंप्लीट्स। तो ये हमारा मेमोरी मैनेजमेंट इसका है ऑपरेशन। प्रोसेस मैनेजमेंट, लाइक कौन सा प्रोसेस करना है, जॉब कौन सी, मतलब लाइक कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। डिवाइस मैनेजमेंट, लाइक रिसोर्स एलोकेशन, किस हिसाब से आप रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं आपके डिवाइस के वो। फाइल मैनेजमेंट, कैसे आप मैनेज कर रहे हैं फाइल को, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आता है। और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, लोडर, लिंकर, कंपाइल। यहाँ पे लोडर लिंकर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो आप इसको जरूर ध्यान से देखें, और ये सब बेसिक्स पे आता है तो आपको पढ़ना जरूरी है।
तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स सोर्स कोड रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अनदर कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे आप जो कोड लिखते हैं, जैसे सी में कोड लिखते हैं आप, तो उसमें क्या करते हैं, आप जब सी में कोड लिखेंगे तो वो आपका कुछ इंग्लिश के फॉर्म में होगा, लाइक आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे, बट बिहाइंड द लाइक सीन्स में उसमें क्या होता है, वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। जो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, जीरो एंड वंस, तो इसलिए ये काम किसका होता है कि जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करे, वो कंपाइलर का होता है। तो ये देखिए आप डायग्राम समझ सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कि सोर्स कोड कंपाइलर में जाता है, वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया, द इंटायर सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड ऑल एट वंस। मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बता रहे हैं कंपाइलर में आप एक ही बार में पूरे गो थ्रू करते हैं उसको, कोड को, और उसको कन्वर्ट कर देता है। वेयर एज इंटरप्रेटर की बात करते हैं अभी हम लोग आगे चल के, तो उसमें लाइन बाय लाइन हम लोग कोड को करते हैं। तो ये हमारा ये डायग्राम बना दीजिएगा तो आप थोड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। देन इंटरप्रेटर, एन इंटरप्रेटर इज अ कॉमन काइंड ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। इसका काम भी लगभग वही होता है कि आपको मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि सोर्स कोड है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, बट इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग टारगेट प्रोग्राम एज अ ट्रांसलेशन, एन इंटरप्रेटर अपीयर्स टू डायरेक्टली एग्जीक्यूट द ऑपरेशन स्पेसिफाइड इन द सोर्स प्रोग्राम और इनपुट सप्लाइड बाय द यूजर। अब in contrast to the compiler, an interpreter reads a statement from the input, converts it to intermediate code, executes it, then takes the next statement in sequence। मतलब कि ये एक लाइन को उठाएगा, आपने जैसे 15 लाइन का कोड लिखा, तो ये आपको एक लाइन का उठाएगा, then उसके बाद क्या करेगा, उसको पूरा कंपाइल करेगा, देन उसको आपको मतलब एग्जीक्यूट करके दे देगा, फिर आपको दूसरी लाइन लेगा। आपका कंपाइलर में क्या हो रहा था, पूरा प्रोग्राम एक साथ जा रहा था, उसको पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा था, बट यहाँ क्या है, यहाँ पे एक एक लाइन करके दे रहे हैं। तो इफ एन एरर अकर्स, एन इंटरप्रेटर स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एंड रिपोर्ट्स इट। तो ये हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटर और मशीन लैंग्वेज। देखो डायग्राम सेम है क्योंकि फंक्शन सेम है, बस वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा वे अलग है। वहाँ पे कंपाइलर में एक साथ करते हैं और यहाँ पे एक एक लाइन से करते हैं। असेंबलर क्या होता है, सेम ही है, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल मतलब लैंग्वेज की जगह असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। मतलब असेंबली लैंग्वेज को अगर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो असेंबलर यूज़ होता है। असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। द आउटपुट ऑफ अ असेंबलर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट फाइल व्हिच कंटेन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन एज वेल। तो ये हमारा असेंबलर हो गया। लिंकर क्या होता है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। लिंकर इज अ computer program that links and merges various object files together in order to make an executive file। लाइक मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको उसमें कई अदर फाइल भी ऐड करनी जो कि इंपॉर्टेंट है, आपने उनको यूज़ करा है बट आपको लिंक नहीं करी, तो आपको वो फाइल को जो लिंक करेंगे, उसमें हम लोग का लिंकर का यूज़ होगा। तो लिंकर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है, लिंक करता है वेरियस फाइल्स को टू मेक एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, मतलब जो एग्जीक्यूट हो सके फाइल। ऑल दिस फाइल माइट हैव बीन कंपाइल्ड बाय सेपरेट असेंबलर, वो कोई दिक्कत नहीं है, इशू नहीं है। द मेजर टास्क ऑफ अ लिंकर इज टू सर्च एंड लोकेट रेफरेंस मॉड्यूल्स द प्रोग्राम एंड टू डिटरमाइन द मेमोरी लोकेशन वेयर दीज कोड्स विल बी लोडेड। मतलब बेसिकली बताता है लिंकर कि आपको पहले तो सब लिंक करता है फाइल्स, दूसरा क्या है कि ये लोडर को फाइल देता है। जो लोडर होता है हम लोग का, अभी आगे पढ़ेंगे, तो लोडर क्या करता है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल लोडर को देता है। इतना इसका काम होता है लिंकर का, जोड़ेगा, लिंक करेगा, देन उसको लोडर को देगा। अब लोडर का क्या काम है, लोडर इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट देम। लोडर का पार्ट क्या होता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो एक्जीक्यूटेबल फाइल है उनको मेमोरी में डालना, लाइक जो तुम्हारी जो भी आउटपुट जनरेट हुआ है उसको मेमोरी में सेव करना। तो ये हमारा लोडर का काम। जैसे अब इसको याद रख सकते हैं आप, जैसे लिंकर मतलब लिंक करना, लोडर मतलब लोड कर रहा है, वो लोड कहाँ करेगा, मेमोरी में करेगा, जो कि कंप्यूटर की मेमोरी होगी। सेंड्स द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और ये इसमें थोड़ी सी इसकी वर्किंग लिखी है, ये आप देख लीजिएगा। इट कैलकुलेट द साइज ऑफ प्रोग्राम एंड रिक्वेस्ट द ओएस फॉर द मेमोरी स्पेस फॉर इट। मतलब ये साइज कैलकुलेट कर लेता है और ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी मांगता है। इट इनिशियलाइजेस वेरियस रजिस्टर टू इनिशिएट एग्जीक्यूशन। ये हमारा हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एल्गोरिथम। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। तो आप देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। वैसे आपको बेसिक भाषा में बताऊं तो एल्गोरिथम मतलब किसी भी काम को आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपको चाय बनानी है, ठीक है, तो आपको कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। लाइक पहले पानी चढ़ाएंगे, उसके बाद मतलब पतीला लेंगे, पानी चढ़ाएंगे, उसमें गैस ऑन करेंगे, देन उसमें जो जो आपको चाय पत्ती डालनी है, तो वो आपका एक सेट ऑफ प्रोसेस है। तो आपको उसी प्रोसेस को जिस हिसाब से आप फॉलो कर रहे हैं उसी को एल्गोरिथम बोलते हैं। कि आपको किसी अल्टीमेट रिजल्ट तक पहुंचने में जो भी मतलब प्रोसेस लगे, स्टेप्स लगे, वो एल्गोरिथम है। तो एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एल्गोरिथम आर, अब गुड एल्गोरिथम क्या होती है कि फाइनाइटनेस, मतलब ऐसा ना हो कि भाई बहुत सारे मतलब उसमें स्टेप्स हो। एल्गोरिथम मस्ट बी टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। अब डेफिनेटनेस मतलब कि
ईच स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिथम मस्ट बी प्रिसाइसली डिफाइंड, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा उसको इलेबोरेट कर दिया, एकदम प्रोग्राम उसी में लिख दिया, वो नहीं करना है. इनपुट्स, एन एल्गोरिथम हैज जीरो और मोर बट ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इनपुट्स, उसमें मतलब जीरो या ज़्यादा हो सकता है, मतलब बता रहे इनपुट्स होने चाहिए. आउटपुट, एन एल्गोरिथम हैज वन और मोर आउटपुट्स. ठीक है. इफेक्टिवनेस, अब वो एल्गोरिथम आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम लिखी, अब पहले आपने दूध डाल दिया, फिर पानी डाल दिया, फिर चाय पत्ती डाल दी, तो गड़बड़ हो गया. तो इफेक्टिवनेस होनी चाहिए उस एल्गोरिथम की, क्योंकि जो रिजल्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट है हमारा वो मिल जाए. This means that each of the operation to be performed must be sufficiently basic that it can in principle be done. सो ये था हमारा एल्गोरिदम और उसकी क्या मतलब गुड एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. हम लोग बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लो चार्ट? डिस्कस द डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड इन फ्लो चार्ट. अ फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ वर्क फ्लो और प्रोसेस. मतलब क्या है, एक तरीके से ये भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, बट यहाँ पे क्या हम लोग थोड़ा डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट अ वर्क फ्लो और प्रोसेस, मतलब कि क्या प्रोसेस है उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं. A flowchart can also be defined as a diagrammatic representation of an algorithm. मैंने कहा ना कि वो diagrammatic representation होता है algorithm का. A step by step process to solving a task. Different symbol. अब यहाँ पे आपको कुछ symbol पता होनी चाहिए और ये आप वहाँ पे लिखेंगे भी कि ये जो हमारा ये होता है, ये oval shape जो होता है, ये हमारा यूज़ होता है टर्मिनल और टर्मिनेटर के लिए. लाइक ये हमारा स्टार्ट और एंड के लिए यूज़ होता है. प्रोसेस, मान लीजिए आपको असाइनमेंट करना है तो यहाँ पे आपको ये रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा. डिसीजन, मान लो आपको इफ एल्स या फिर आपको फॉर लूप करना है तो आपको ये काजू कतली शेप या इसको जो भी बोलते हो रोम्बस बोलते हैं वैसे, तो वो उसमें यूज़ करेंगे. देन डेटा और इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोग बनाते हैं पैरेललोग्राम. तो हमें पैरेललोग्राम हो गया. फ्लो एरो क्या है, किस लाइक फ्लो में जा रहा है, तो लाइक अगर नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड एरो बनेगा और राइट में जा रहा है तो राइट एरो, इस तरीके से. अब ये कनेक्टर्स है कि आपको एक पेज से दूसरा पेज कैसे कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्टर्स हो गए.